नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह है वेलोपैथी की पोस्चर डायमेंशन क्लास। इससे पहले हमने फूड डायमेंशन क्लास में बहुत सारी चीज़ें समझी थी। फूड क्या होता है, किस तरीके से उसे खाना चाहिए, कौन सा सही फूड होता है, कौन सा खराब फूड होता है, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमने फूड डायमेंशन में समझी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक फूड डायमेंशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके फूड डायमेंशन का वीडियो देखिए। इससे पहले एक और वीडियो आया था जो कि ट्राइप एंड बैलेंस पे आधारित था। ट्राइप एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। ट्राइप एंड बैलेंस के माध्यम से ही वेलोपैथी जो है वो चलती है। ट्राइप एंड बैलेंस के माध्यम से ही आप लोगों को बैलेंस किया जाता है। इसमें फूड, पोस्चर और माइंड के ऊपर काम किया जाता है। इन तीन रास्तों से ही आपकी बीमारी आ सकती है। अगर इन तीन रास्तों पे आपने एक साथ काम नहीं किया तो आपकी बीमारी कभी नहीं जाएगी। इसलिए तीनों डायमेंशन में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों डायमेंशन में जब आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपकी कोई सी भी बीमारी हो वो समय के साथ चली जाएगी। लेकिन तीनों डायमेंशन में काम करना बहुत ज़रूरी है और तीनों डायमेंशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले हमने जो समझा था वो फूड डायमेंशन समझा था। आज हम समझने वाले हैं वेलोपैथी का पोस्चर डायमेंशन। बहुत सारी बीमारियां पोस्चर डायमेंशन की वजह से आती हैं। पोस्चर डायमेंशन की वजह से ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन वीक हो सकता है। पोस्चर डायमेंशन का सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है वो है पेन सिग्नल। दर्दों से भरी होती है आपकी पोस्चर डायमेंशन। ये जो दर्द है एक सिग्नल है, वो बताता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। फाइंड द कॉज, फिक्स द कॉज रादर देन ट्रीट द कॉज। तो अगर आप किसी भी प्रकार के पेन से ग्रसित हैं तो सबसे पहले आपको पोस्चर डायमेंशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पोस्चर डायमेंशन को सही ढंग से समझ लिया तो हो सकता है कि आप बहुत सारे पेन से मुक्ति पा पाएं। पर उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पोस्चर डायमेंशन। इस पोस्चर डायमेंशन में बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। हमारे पोस्चर क्या होते हैं, अच्छा पोस्चर क्या होता है, खराब पोस्चर क्या होता है, एक्सरे एनालिसिस क्या होता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम ये जान पाएं कि हमारा पोस्चर कैसा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे। हम समझेंगे कि पोस्चर को करेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है, किसके पास जाके हम अपने पोस्चर को करेक्ट कराएं। वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आपका पूरा अटेंशन इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर होना चाहिए। बहुत डिटेल से समझना है। साथ में अगर आप किताब खोल लेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पोस्चर डायमेंशन का पूरा चैप्टर निकालिए और उसके साथ में मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, तो साथ में उसको भी आप पढ़ते रहें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पोस्चर डायमेंशन की। पोस्चर होता क्या है? आपके उठने, बैठने, सोने का तरीका पोस्चर कहलाता है। ये सही भी हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है और पोस्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गलत पोस्चर में जब कोई काम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। स्लिप डिस्क, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, ये आपके पोस्चर डिफेक्ट के रिजल्ट हैं, सिम्टम्स हैं। बैक पेन, हेडेक, ये पोस्चर की वजह से आने वाले पेन सिग्नल्स हैं। आपकी मसल ओवर यूज हो गई हैं। तो अगर आपको वो सही करना है तो पहले आपको डायग्नोसिस सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पोस्चर की। सबसे पहला पोस्चर होता है डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर का क्या मतलब होता है? ये है मूवमेंट करने वाला पोस्चर। जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, खड़े रहते हैं, घूमते हैं, तब होता है आपका डायनेमिक पोस्चर। ये डायनेमिक पोस्चर बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। इसमें मस्कुलर बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही जगह पे अगर होगी तो सारी मसल्स बैलेंस होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक है परफेक्ट पोस्चर पे चलना और दो है गलत पोस्चर पे चलना। देखिए ये लड़की जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऑफ है, ये पीछे झुककर चल रही है। इसे पता ही नहीं है कि ये स्वेबैक का शिकार है, जिसकी वजह से इसकी हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, आधी मसल्स वीक हो जाएंगी, आधी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ओवर स्ट्रेच हो जाएंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड हेड में आगे रह के चल रही है। इससे भी इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों के पास हमेशा एनर्जी की कमी रहेगी। ये थोड़ा काम करेंगे और थक जाएंगे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ है। शरीर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सही जगह पर लाने की। हम दो पैरों पे चलने वाले जीव हैं। हमें हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना पड़ता है और उसके लिए लगी हुई है मसल्स।
तो जब दोनों मसल्स काम करती हैं आगे और पीछे की, तो हम प्रॉपर बैलेंस में बने रहते हैं। लेकिन जब एक मसल आगे की कॉन्ट्रैक्ट हो गई और एक स्ट्रेच हो गई, तो दोनों मसल ओवर यूज हो गई, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा थकान रहने लगेगी और मसल फटीग हो सकता है, मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे आपका परमानेंट पोस्चर डैमेज हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर। तो अगर आप बिल्कुल सीधे रह के चलते हैं, सही तरीके से चलते हैं, दोनों पाँव पे चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैंने देखा है बहुत सारे लिम्पिंग करके चलते हैं, उनका बैलेंस सही नहीं है, वो लिम्प करते रहते हैं, एक साइड से दूसरी साइड झुक झुक कर चलते हैं, दोनों घुटने खराब कर लेते हैं। घुटने की समस्या आपकी बॉडी का अलाइनमेंट खराब होने का एक लक्षण है। अगर बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर लिया तो घुटनों पे कभी लोड नहीं आएगा, और उसके लिए पोस्चर डायमेंशन को सीखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये बीमारियां आपकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि ये जीवन शैली संबंधी बीमारियां हैं और जीवन शैली को हमें खुद ठीक करना होगा। दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी जीवन शैली को नहीं सुधार सकता। उठना बैठना सीखना, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से सही बैठा जाता है, किस तरीके से सही सोया जाता है, कैसे खड़े रहा जाता है। अब है स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर मतलब वो पोस्चर जिसमें आप तो या तो बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे और कोई काम नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है, आपकी जब बैठक बिगड़ जाती है, जब आप सही तरीके से नहीं बैठते हैं, झुककर बैठने लग जाते हैं, तो सारी समस्याओं का आगमन होता है। ये झुककर बैठने की वजह से, यहाँ देखें, दो बोन्स मिलकर आपकी जो बीच में डिस्क है, इस डिस्क को दबाती है, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें कंप्रेशन आना चालू हो जाता है और आपको स्लिप डिस्क, साइटिका के दर्द आना चालू हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आपको बोलता है आपका मनका खिसक गया, आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे कैसे खिसक गई आपकी डिस्क? क्योंकि आपने गलत पोस्चर में काफी देर तक सिटिंग करी है। आईटी फील्ड वालों को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, जो बहुत देर तक कंप्यूटर के वहां बैठकर घंटों प्रोग्रामिंग करते रहते हैं गलत पोस्चर में। इससे सारी मसल्स टाइट हो जाती हैं स्लिप डिस्क की ओर, ये आप आगे बढ़ जाते हो, फॉरवर्ड हेड हो जाता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है। ऐसी कई समस्याएं जो हैं वो आपकी बैठक से आती है। आजकल के बच्चे भी इसी गलत पोस्चर में बैठ के ही पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग घंटों इसी पोस्चर में बैठ के अपने पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल इसी पोस्चर में लेके करते हैं। इससे आपको शरीर में बहुत सारी समस्याओं का आगमन होगा। याद कीजिए, भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन शैली में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठा गया है। दुनिया के सारे भगवान सीधे खड़े हैं, सीधे बैठे हैं, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बैठा। हम सारे भक्त ही आड़े टेढ़े बैठे हैं। तो हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा करना ही होगा। आप खुद याद करो, जब योगा करने जाते हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हो, तो रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। तो 10 और 15 मिनट सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधा करने से इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो सोचिए कि आप हमेशा ही अगर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो तो कितना फायदा। जो लोग कुंडली जागरण में बैठते हैं वो क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, जिससे ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। आपकी सारी बीमारियों का धीमे 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 जो है आपके घर से बाहर जाने लगती हैं। तो अगर आप हमेशा ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पोस्चर डायमेंशन के अंतर्गत आती है। फिर है एक और स्टैटिक पोस्चर के अंदर सोना। सही तरीके से सोना, किस तरीके से सोना, इसको थोड़ा सा हम आज समझेंगे कि कैसे सोना चाहिए। इसके बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। वो मिथ अगर हटाने हैं तो सबसे पहले माइंड के कुछ लॉक हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर माइंड के लॉक नहीं हटाए तो ये सारी चीज़ें हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेफ्ट साइड सोना चाहिए, राइट साइड सोना चाहिए। मेरा मानना है दोनों साइड ही अच्छी साइड होती है, कोई बुरी साइड नहीं होती है। ये डिसीजन ब्रेन को लेने दो कि उसको किस साइड सुलाना है। जब आप सो जाते हो तो वैसे भी आपकी बॉडी का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहता। सोने के बाद ब्रेन डिसाइड करता है कि किस साइड की मसल्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उसको करवट दिला देगा। जब इधर की मसल्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी तो वो दूसरी साइड का करवट दिला देगा। लेकिन अगर लॉक लगा के सोए हैं कि लेफ्ट साइड ही सोना है, तो ब्रेन चाहकर भी आपको पलट नहीं पाएगा। ये डिसीजन प्लीज अपने ब्रेन को लेने दीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इधर सोते उधर सोते तो एसिड रिफ्लेक्ट होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने लेट नाइट भोजन किया है और खाना खा के ही सो गए हैं। खाना पेट में ही पड़ा हुआ है तो वो आपको डकार के साथ बाहर आ सकता है।
इसलिए वेलोपैथी का जो नियम है, खाने और सोने में या तो 3 घंटे का अंतर रखो या फिर 20 से 30 मिनट की एक वॉक लो, तो ये समस्याएं आपको रात में सोते समय नहीं आएंगी। तो और कैसे सोना चाहिए ये थोड़ा सा हम इसमें जानते हैं। अगर हम करवट में सोते हैं, किसी भी करवट आप सोएं, तो सबसे पहले तो तकिया जो है आपकी शोल्डर की साइज का लगेगा, है ना। और यहाँ हम देख रहे हैं तकिया दोनों लेग के बीच में अगर हम एक तकिया लगा देते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। नी ऑन नी नहीं होता, या तो आप बीच में लगा लो तकिया, या एक तकिया आप आगे रख लो और उसके ऊपर अपना लेग को रेस्ट करा लो। बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि एक लेग के पास में गोल वाला तकिया रख लिया और एक लेग जो है उसके ऊपर रेस्ट करा लिया, और नॉर्मल साइड कर्वेचर में। बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया नहीं लेना, बहुत ज़्यादा पतला तकिया मत लेना, उतना लेना जितना आपका शोल्डर हो। तकिया लोगे, थोड़ी जगह अगर बच जाएगी तो आपका हाथ अपने आप वहाँ जाएगा और उस जगह को फुलफिल कर देगा, और इसी में आपको परफेक्ट नींद आएगी। अगर हम सीधा सोते हैं तो सर के ऊपर तकिया नहीं लगाना होता है, लेकिन अगर आप टॉवेल को रोल करके गर्दन में लगा सकते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और अगर साइड करवट हम सो रहे हैं, तकिया लगाएंगे तो बॉडी का अलाइनमेंट सही रहेगा, तकिया नहीं लगाएंगे तो हेड टिल्ट हो जाएगा। और प्लीज़ कोई लॉक मत लगाइए दिमाग में कि कैसे सोना है, आपको जिसमें सबसे अच्छी नींद आए उसमें सोना है। कैसे नहीं सोना है, तो पेट के बल नहीं सोना है। या आप सीधा सोएं या साइड करवट में सोएं, और वो भी शरीर को डिसीजन लेने दीजिए। सीधा सोने के बाद अगर शरीर को लगता है कि मुझे करवट लेना चाहिए तो उसको बोल दो हाँ ले लेना करवट। अपने आप बॉडी जो है, आपकी बॉडी आपको ठीक रखने के लिए आपको उलटती पलटती रहेगी। लेकिन अगर लॉक लगा रखा है तो फिर तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए माइंड को फ्री कीजिए, है ना। बी इजी, बी रिलैक्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लेक्स हो जाइए। हाँ, कोई मेडिकल अगर आपको कंडीशन चल रही है तो जो आपको आपका डॉक्टर कह रहा है उसके अनुसार आप सो लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो बेसिक तरीकों को, बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो कीजिए। फिर है आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर, आप खड़े कैसे रहते हैं और ये पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ हम अलाइनमेंट देख रहे हैं कि आपका स्पाइन अलाइनमेंट कैसा है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ये साइड कर्वेचर का होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है गुड पोस्चर, और बाकी दो जो हैं ये बैड पोस्चर की निशानी है। आप कई लोगों को देखोगे कि उनकी हैबिट ही बन चुकी है गलत पोस्चर में खड़े रहना, या तो कुछ लोग झुक के खड़े रहते हैं, कुछ लोग स्वैबैक में होते हैं। इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। देखिए साइड में हम यहाँ देख रहे हैं परफेक्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे क्या है, हाई शोल्डर, पुष्पा वाला पिक्चर समझ में आई। एक शोल्डर हाई हो गया, एक शोल्डर लो हो गया, इससे भी आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। यहां पे हम देख रहे हैं इसका एक हिप हाई साइड हो गया, एक हिप लो साइड हो गया। यहां पे इस व्यक्ति की गर्दन टिल्ट हो गई। आपने देखा होगा बहुत से लोग गर्दन टिल्ट करके खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब उनके पिक्चर्स खींचते हैं तो उनकी गर्दन जो है वो टेढ़ी ही आती है। उनके सारे अलाइनमेंट बिगड़ चुके हैं अंदर के। रॉन्ग पोस्चर में बहुत ज़्यादा बैठते हैं या रॉन्ग पोस्चर में खड़े रहते हैं, और इन्हीं की वजहों से बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में नुकसान होता है। स्क्लोसिस, जब आप चेयर पे बैठ के एक साइड की ओर झुक जाते हैं तब क्या होता है, ये स्क्लोसिस की समस्याएं आना चालू हो जाती है। बेड पे पिक्चर देख रहे हैं और साइड में झुक चुके हैं तो आपको स्क्लोसिस की समस्या आ जाएगी, शरीर में हमेशा दर्द बना रहेगा। तो ये पोस्चर डायमेंशन करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जीवन शैली का हिस्सा है। इस पोस्चर डायमेंशन पे कोई भी व्यक्ति वर्क नहीं करता। सही तरीके की एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। गलत पोस्चर में गलत एक्सरसाइज आपकी और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अगर ये व्यक्ति झुका हुआ है और इसने और उस साइड झुकने की एक्सरसाइज कर ली तो ये अपने आप को स्लिप डिस्क कर बैठेगा। तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो पहले पोस्चर को जानो, पहचानो कि आपका पोस्चर क्या है और अपने पोस्चर के अनुसार अपनी एक्सरसाइजेस निकालो और बस वही करो। पोस्चर करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी इंजरीज आप गलत योगा करने से हो जाती है।
इसलिए योगा एक्सपर्ट के पास जाओ, उससे पूरा पहले चेक कराओ कि आपका पोस्चर जो करेक्ट है या नहीं है। आपके लिए स्पेसिफिक कौन कौन से योगाज है जो आपको करना है और कौन से नहीं करना है, ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखने वाले हैं पोस्चर डिसफंक्शन, खराब पोस्चर के प्रकार कौन कौन से हैं। ये किताब के अंदर डिटेल में दिए गए हैं, साथ में आप किताब को ओपन करके रखें। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्वे बैक पोस्चर। कौन कौन सी मसल्स खराब होगी ये आप किताब के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, स्वे बैक पोस्चर को हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे। इसमें होता यह है, कमर में गड्ढा बनने लगता है और शरीर जो है, पेट जो है वो आगे की ओर निकलने लगता है। जब ये पोस्चर आपको कब मिलेगा, जब प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी आती तो क्या होता है, पेट आगे की ओर निकलने लगता है, जिससे कमर जो है अंदर की ओर झुकती है, हिप बाहर की ओर निकलते हैं। क्यों, बेबी अंदर ग्रो कर रहा है। एक समय के बाद 9 मंथ के बाद बच्चा बाहर आ जाता है, बॉडी का सारा अलाइनमेंट अपने आप धीमे 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 ठीक हो जाता है। लेकिन यहां देखेंगे आप, एक तोंद बना रखी है। ये बच्चा तो 9 महीने बाद बाहर आ गया, ये तोंद जो है 5 किलो की लटकी हुई है। इसकी वजह से परमानेंटली आपकी कमर अंदर की ओर झुक गई, जिससे कमर में दर्द बना रहने लगा, बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ गया। जब बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो इस तोंद की वजह से आपके घुटनों पे लोड एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो लोड एक्स्ट्रा होने की वजह से घुटना जो है वो डैमेज होने लगेगा। तो घुटना डैमेज होने का बहुत बड़ा कारण आपका तोंद भी हो सकती है। इसको वीट बेली कहा जाता है। मक्का खाने वाले को कभी भी आपको बेली नजर नहीं आएगी, पर गेहूं खाने वाले को बेली नजर आएगी, इसलिए उसको नाम दिया गया है तोंद। और क्या बोला जाता है उसको, वीट बेली, गेहूं से आने वाली तोंद। तो गेहूं का प्रयोग कम करना है, बाजरा मक्का जौ चावल का प्रयोग बढ़ाना है, सही समय पर खाना है, और एक्स्ट्रा चर्बी जो जमी हुई है इसको योगा एक्सरसाइज के माध्यम से हटाना है। एक्सपर्ट के माध्यम से ही हटाइएगा। खुद ने कुछ किया तो डैमेज हो सकते हैं आप। बिना एक्सपर्ट के सलाह के आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर स्वे बैक पोस्चर को समझा है। बहुत सारे लोगों का यही वाला पोस्चर है। आप जब देखोगे लोगों को ध्यान से, अब नजरिए से देखोगे ना, आपको ये स्वे बैक पोस्चर नजर आने लगेगा। स्वे बैक पोस्चर का सबसे बड़ा कारण क्या होगा, उसका पेट, तोंद की वजह से उसका पोस्चर बिगड़ रहा है। मैं देखिए पोस्चर तो समझा रहा हूँ, साथ में उसकी जड़ भी बता रहा हूँ कि किस वजह से ये पोस्चर बिगड़ा है। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला का तो बच्चे की वजह से हो रहा है, वो कुदरती प्रोसेस है। लेकिन यहाँ जो तोंद आपने बना ली है, वो तोंद आपकी सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज़ है। उसकी वजह से बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, और वो अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हट जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हटेगी तो बॉडी की मसल्स जो है वो डैमेज होने लगेंगी, ओवर यूज हो जाएंगी। अब है हाइपरलॉर्डोसिस पोस्चर। इसमें कमर में गड्ढा बनने लगता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की वजह से आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे से गौर करके देखिए कि नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है। और ये देखना, डिस्क, इन डिस्क पे नॉर्मल प्रेशर होता है, लेकिन जब आपकी कमर अंदर की ओर झुकने लगती है तो यहाँ पोस्चर में देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया, और ये डिस्क जो है अंदर फटेगी और स्लिप डिस्क हो जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऑपरेशन ना हो तो आपको सारे मसल्स को ठीक करना होगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करनी होगी, पोस्चर को करेक्ट करना होगा। ये पोस्चर के जो कारण हैं उन कारणों पे काम करना है, सही तरीके से बैठना है। तोंद अगर है तो धीमे धीमे तोंद पे काम कीजिए, तोंद को हटाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप हमेशा कमर दर्द से पीड़ित रहेंगे। अब है काइफोसिस पोस्चर। ये सारे पोस्चर बहुत नॉर्मल हर घर में पाए जाते हैं जो अपने पोस्चर बिगाड़ के बैठे हैं। होता क्या है, इसमें ये वाला पोस्चर जो है ये हाइपर हो जाता है, बिगड़ जाता है। देखिए यहाँ पे कर्व कैसा है और यहाँ पे हाइपर कर्व है, उसको हैंचबैक निकल आता है। यहाँ पे जो है फूला फूला सा लिखेगा, सूजन सी रहेगी, उसको इस एरिया में दर्द बना रहेगा। उसके शोल्डर जो हैं वो राउंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन एरियाज़ में। उसको माइग्रेन का सर दर्द बना रहेगा, उसको हमेशा यहाँ पे खिंचाव लगेगा, उसकी आंखें हमेशा दुखती रहेंगी। यह है काइफोसिस पोस्चर। इस पोस्चर को भी सही रखना बहुत जरूरी है। किस वजह से होता है ये पोस्चर, ये है आपकी गलत बैठक। देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। ये है रॉन्ग पोस्चर में बैठक, रॉन्ग पोस्चर में। और आजकल के बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहते हैं, आड़े टेढ़े होके बिस्तर पे। बिस्तर होता है सोने के लिए, उसके अलावा कोई काम उस पर ना करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो चेयर लीजिए, वहाँ पे अच्छे से बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और उस पर पढ़ाई करें आप।
नहीं तो आपके पोस्चर बिगड़ेंगे और आपकी बॉडी में पेन जनरेट होने लगेगा, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो घट जाएगी। सही पोस्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में अगर आपके बच्चों का पोस्चर खराब है तो इस चीज़ को सही करवाएं। अगर माँ बाप का पोस्चर खराब दिख रहा है बच्चों को तो वो उनको भी सही कराए। घर के हर एक व्यक्ति का पोस्चर सही होना चाहिए। ये जागरूकता अभियान आपको आपके घर में लागू करना है कि घर में कोई भी व्यक्ति आड़ा टेढ़ा नहीं बैठेगा, उसको टैप करो, उसको बोलो सीधा बैठो। ये आड़ा टेढ़ा नहीं बैठना, बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई मत करो, चलो कुर्सी चेयर लो, सही ढंग से बैठो और पढ़ाई करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगेंगी। अब है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। इसमें ये सारी मसल्स खराब हो जाती हैं। कारण एक ही है, घंटों मोबाइल पे लगे रहना, बिस्तर पे बैठ के टीवी देखना, वो इसी पोस्चर में जाके आप देखते हैं आड़े टेढ़े होकर। मोबाइल में घंटों लगे रहेंगे, पूरा सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको चालू हो जाएगी, फॉरवर्ड हेड की समस्या हो जाएगी। गर्दन जो है ये आगे की ओर निकल आएगी। गर्दन आगे की ओर आएगी तो शोल्डर राउंड हो जाएंगे, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पर पेन रहने लगेगा, यहाँ पर पेन रहने लगेगा, सर में दर्द बना रहने लगेगा, आंखें दुखती रहेंगी, बैक में पेन आएगा। इन पोस्चर डिफेक्ट का सबसे बड़ा सिम्टम ही है पेन। जैसे ही आप पोस्चर को सही कर लेते हो, आपका पेन धीमे 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 बंद हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपका शरीर पागल नहीं है जो कोई सिम्टम दे रहा है। जो चीज़ उससे डील नहीं हो रही वो आपको बताता है और आप क्या करते हो, पेन किलर, आपने पेन किलर खा ली। हल्का सा सर दर्द होता है, ये नहीं सोचा कि गलत पोस्चर में बैठा हुआ था इसलिए सर दर्द हो रहा है, चलो थोड़ा सा सीधा हो जाऊं, थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम कर लूं, गर्दन की एक्सरसाइजेस कर लूं, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हम तो गोलियां पे डिपेंडेंट है, फटाक से से गोली खा लो ज़्यादा अच्छा है। गोलियां नहीं खानी है, पहले फाइंड करना है कि आपकी कॉज क्या है, किस वजह से वो दर्द आ रहा है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में आपकी हाइट जो है वो कम हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं आप, आपकी गर्दन आगे की ओर निकल गई, कमर में गड्ढा बन गया है ना, स्वैबैक भी आ गया, पूरी बॉडी का पोस्चर बिगड़ गया, हाइपर काइफोटिक कर्व भी आ गया। एक बिगाड़ने पे शरीर के सारे कर्व आप बिगाड़ लेते हो। अगर आपने कर्व सही नहीं किए तो आपको बहुत सारी बीमारियों को झेलना होगा। कैसे पता करें कि हमारा पोस्चर क्या है, सही है या नहीं है? क्या इसका कोई साइंटिफिक तरीका है? जी हाँ, साइंटिफिक तरीका है। हमें उसके लिए स्पाइन को समझना होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी को समझना होगा और वेलोपैथी का चौथा नियम का पालन करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा नियम। वेलोपैथी में 4 नियम है और कुछ सिद्धांत हैं, ये चौथा नियम है। क्या कहता है ये नियम? स्वस्थ जीवन का आधार रीढ़ की हड्डी का सही आकार। मैं आगे इसको और डिटेल में समझाऊंगा, आज केवल इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक प्रॉपर कर्वेचर पाया जाता है, ये कर्वेचर सही होना चाहिए। क्या होता है ये कर्वेचर हमें, और ये कर्वेचर हम कैसे देखेंगे? फुल स्पाइन एक्सरे के माध्यम से ही आप अपने बॉडी के कर्वेचर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर है और स्केलेटन केवल और केवल एक्सरे में आएगा, एमआरआई में नहीं आ पाएगा। एमआरआई होती है लेट कर, लेट के आपकी बॉडी का कर्व नहीं आएगा, फॉल्स कर्व आएगा। तो एमआरआई यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ एक्सरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरे होते हैं खड़े होकर, और जब खड़े होकर एक्सरे होता है तो पूरी स्पाइन का आपका एक्सरे मिल जाता है। अगर ये आपका स्पाइन का एक्सरे जो है ये गलत है ना, हाई हिप है, लो हिप है, नेक गलत है, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगा, नीज अंदर की ओर झुक जाएंगे, तो नीज खराब होना चालू हो जाएंगे। तो इसको देखने के बाद परफेक्टली आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर सारी मसल्स को बैलेंस कर सकते हो और सही तरीके का डायग्नोसिस, सही तरीके की एक्सरसाइज आपको आपकी बीमारियों से बाहर निकाल देगा। लेकिन पहला है डायग्नोसिस, इनसे डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं एक्सरे कराएंगे तो कैंसर हो जाएगा। ये पुराने जमाने की बात है। नए जमाने में जो एमिटिंग होती है वो बहुत लोवेस्ट होती है, 3 घंटे धूप में घूमने के बराबर का इमिटिंग होता है। इससे ज्यादा तो कहीं हम धूप में घूम लेते हैं, लेकिन एक एमआरआई में 7000 एक्सरेज के बराबर का इमिटिंग हो जाता है। एक्सरे में बहुत लो होता है, इसलिए एक्सरे से बिल्कुल ना डरें। कोई बार बार एक्सरेज नहीं कराने होते हैं, 1 या 2 बार कराने होते हैं, जिससे आपकी बॉडी का अलाइनमेंट पता चल जाता है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, हर 10 साल के गैप में अपना एक एक्सरे करा लो,
ताकि आपको पिछला 10 साल पता चल जाए और आने वाले 10 साल में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, क्या हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस करने हैं, वो हमें पता चल जाए। इसके लिए मैं आपको एक्सरे एनालिसिस सिखाऊंगा। एक्सरे एनालिसिस ताकि हम ये खुद के डायग्नोसिस को समझ सकें, हमारा खुद का एक्सरे कैसा है, हम खुद उसको डायग्नोस कर सकें। हम एक्सरे एनालिसिस सीख रहे हैं, हम डिजीज डायग्नोसिस नहीं सीख रहे। केवल और केवल एक्सरे में स्पाइन कैसी नज़र आती है उसको छोटे फॉर्मेट में हम समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि स्पाइन ओरिजिनली होती कैसी है। ये पूरा अलाइनमेंट प्यूबिस सिम्फिसिस पे आके फिनिश होना चाहिए। जब सामने से आपका एक्सरे लिया जाए तो ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए, दोनों हिप जो है ये बैलेंस आना चाहिए। और अगर साइड कर्वेचर लिया जा रहा है तो साइड कर्वेचर में जो लाइन दी जाती है, इससे क्या होता है, आपका जो सर्वाइकल कर्वेचर है वो लाइन के इस साइड आए, थोरेसिक कर्वेचर जो है वो लाइन के इधर वाली साइड में 12 हड्डियां जो होंगी वो लाइन के इधर आएंगी, और 5 हड्डियां जो लंबर कर्वेचर है वो लाइन के इस साइड आएंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 से प्लस की ओर होगा। तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलाइन होगा, सारे कर्वेचर परफेक्ट नजर आएंगे। अच्छा, ये एक्सरे में कैसे नजर आते हैं, एक एक्सरे दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे हम एक्सरे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका सर्वाइकल कर्वेचर परफेक्ट नजर आ रहा है, थोरेसिक कर्वेचर भी परफेक्ट नजर आ रहा है, और लंबर कर्वेचर भी परफेक्ट नजर आ रहा है। बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलाइन है, हिप भी अलाइन है, पीठ भी अलाइन है, और हेड भी अलाइनमेंट है। हेड जो है आगे नहीं है, पीठ के समानांतर ही चल रहा है। सिर्फ इस वाले में हल्का सा स्क्लोसिस आ रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं इसमें नहीं है। लेकिन ये वाला एक्सरे साइड जो है ये परफेक्ट व्यू है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे जो एक्सरेज आएंगे आप उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और आप खुद सीख जाएंगे हमें ध्यान कहाँ कहाँ देना है। सबसे पहले तो सर्वाइकल के कर्व को देखो, इसकी गोलाई कैसी है। इसकी गोलाई जो है वो इधर की ओर जा रही है ना, ये इस साइड की ओर जा रही है। ये गोलाई इधर की ओर आ रही है और ये गोलाई इधर की ओर जा रही है। तो ये जो गोलाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये गोलाई सही है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही होगी। और ये गोलाई अगर आपने बिगाड़ ली तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन होगा। अब मैं आपको एक नॉर्मल एक्सरे दिखा दिया है, अब मैं दूसरे एक्सरे दिखाऊंगा, उसमें आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए ये एक्सरे देखिए आप, ये एक 17 साल की बच्ची का एक्सरे है। इसकी देख रहे हैं साइड कर्वेचर, आड़ा टेढ़ा बैठ कर बॉडी का कर्वेचर कैसा हो गया, बिगड़ गया, स्क्लोसिस आ गया। अगर सही तरीके से आप नहीं बैठेंगे तो स्क्लोसिस आपको भी आ सकता है, आपके बच्चों को भी आ सकता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, नियम ही कहता है रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए रीढ़ की हड्डी का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये कर्वेचर तो बिगड़ा हुआ है ही है। ये कर्वेचर देखिए आप, ये कर्वेचर इधर की ओर आ गया, ये उधर जाना चाहिए था, है ना, और ये पूरी बॉडी आगे की ओर खिसक गई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा ही ऑफ हो चुका है। ये बच्चा थोड़ा भी अगर मेहनत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, थक जाएगा। इसमें एनर्जी नहीं होगी काम करने की, इसकी सारी मसल्स टाइट होंगी। कोई भी एक्सरसाइज कराओगे ये थकान महसूस करेगा। इस वाले एक्सरे को देखिए आप, यहाँ पे बाकी चीज़ें सही नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो क्या नज़र आ रहा है, कमर में गड्ढा नज़र आ रहा है और सर्वाइकल जो है वो स्ट्रेट नज़र आ रही है, पूरी तरीके से उधर की साइड घूमी हुई नहीं है, इधर की ओर घूम रही है। अगला एक्सरे देखते हैं हम। इस वाले एक्सरे में देखिए आपको चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें भी कमर में गड्ढा नज़र आ रहा है ना, क्यों, पेट आगे की ओर खींच रहा है और गर्दन जो है वो स्ट्रेट हो गई है, आगे की ओर आके स्ट्रेट हो रही है, क्योंकि कमर जो है ये अंदर की ओर झुक रही है। कमर अगर अंदर झुकेगी तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि आपकी गर्दन जो है वो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने का एक इक्विपमेंट है। इस एक्सरे को देखिए आप, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ के ये कर्व तो सही नजर आ रहे हैं, लेकिन हाइपर काइफोटिक कर्व नजर आ रहा है। फॉरवर्ड हेड देख रहे हैं, गर्दन जो है वो आगे की ओर झुक गई, और ऐसे पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कारण है कि सर्वाइकल कर्व जो है वो सही नहीं है, तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए किसी भी बीमारी को ट्राइप एंड बैलेंस में ही आंकना है, फूड, पोस्चर और माइंड। अगर तीनों को एक साथ चेक नहीं किया तो आप जड़ चिकित्सा नहीं कर पाओगे। अगर जड़ चिकित्सा करनी है अपनी खुद की या अपने पेशेंट की, तो आपको ट्राइप एंड बैलेंस को समझना पड़ेगा। या तो बीमारी उसको फूड से आ रही है, या पोस्चर से आ रही है, या माइंड डायमेंशन से आ रही है।
इसमें देखेंगे हम यहाँ पर भी क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हुआ है, कमर अंदर की ओर झुक रही है और हाइपर काइफोटिक कर्व नजर आ रहा है। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को ज़रूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं, आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है, आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। अब हम लेंगे एक क्विक रीकैप। हमने आज क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा पोस्चर डायमेंशन को। पोस्चर डायमेंशन हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पोस्चर का ही असर आता है हमारी जीवन शैली पे। गलत तरीके के बैठे हुए पोस्चर की वजह से पूरे शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिससे आपको स्लिप डिस्क, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, सर दर्द, माइग्रेन ऐसी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। हाथ पैर में सुन्नपन आना, साइटिका का दर्द आना, कमर में हमेशा दर्द बना रहना, पीठ में दर्द बना रहना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द होना, ये आपके पोस्चर डिफेक्ट के सिग्नल हैं। हमने देखा कि इन सिग्नल्स को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, हम एक्सरे के माध्यम से कैसे इसको पता कर सकते हैं। हमने ये जाना कि इसका सबसे परफेक्ट डॉक्टर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है और ये बीमारियां आती भी धीमे धीमे हैं, जाती भी धीमे धीमे हैं। कृपया करके अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कम से कम 3 से 6 महीने का समय जरूर देना। पर अधिकतर लोग फिजियोथेरेपिस्ट को 3 दिन और 6 दिन का समय देते हैं, जबकि 3 से 6 दिन में वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो मसल्स की एक्सरसाइज कराएगा, वो सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा कि आपका एक्सरे क्या कहता है। अगर उसको अलाइनमेंट जांचना आता है तो पूरा समय सारी चीज़ों को समझेगा, एक कैलकुलेशन लगाएगा कि आपका जो पोस्चर बिगड़ा है उसकी मेन वजह क्या है, कौन सी मसल्स टाइट हैं, कौन सी स्ट्रेच्ड हैं। जो मसल टाइट है वो उस पर काम करेगा, जो स्ट्रेच है वो उस पर काम करेगा और आपको प्रॉपर धीमे 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 ठीक करेगा। कुछ एक्सरसाइज वो अपने थेरेपी सेंटर में कराएगा और कुछ एक्सरसाइज वो आपको घर पे करने के लिए कहेगा। प्रॉपर डायग्नोसिस वो करेगा। तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपका इस पोस्चर डायमेंशन का परफेक्ट डॉक्टर होता है। वो 3, 4 साल, 5 साल केवल और केवल आपकी मसल्स को पढ़ता है, वो एंगल्स को पढ़ता है। तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मसल का, आपके अलाइनमेंट का परफेक्ट डॉक्टर होगा। अगर आपको कोई भी पेन रिलेटेड डिसऑर्डर आ रहे हैं तो प्लीज़ जाएं, पहले डायग्नोसिस कराएं, ट्रीटमेंट मत चालू करवाओ, पहले पता करो कि वो दर्द क्यों आ रहा है। फिर वो एक्सरे कराएगा। एक्सरे से घबराओ मत, कभी मत सोचो कि डॉक्टर आपके एक्सरे फोकट में करवा रहा है। डॉक्टर को जितना ज़्यादा अच्छा एनालिसिस मिलेगा
उतना ज़्यादा वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा। नहीं तो उसको तीर और तुक्के ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि डॉक्टर फोकट में एक्सरे करा रहा है, उसने मेरा फोकट में खर्चा करा दिया, कुछ आया तो है नहीं, तो क्या चाहते हो, कुछ आए तो ही एक्सरे कराना चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है कि आपके एक्सरे में कुछ भी गड़बड़ नहीं आई है, खुश हो जाना चाहिए। और कुछ गड़बड़ आ गई है तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी लाइफ स्टाइल की है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक्सरे क्यों नहीं कराते, अरे यार डॉक्टर बहुत सारी बीमारियां बता देगा। अरे बीमारी होगी तो ही तो बताएगा, कि अपने मन से उस बीमारी को डाल देगा। एक्सरेस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पोस्चर अलाइनमेंट को देखने के लिए, और उसके लिए होते हैं अलाइनमेंट एक्सरे। वो अलाइनमेंट एक्सरे हर एक एक्सरे एनालिस्ट को पता होता है कि वो अलाइनमेंट एक्सरे कैसा होता है, और नहीं पता है तो आप एक उनकी मदद कर सकते हैं। जो पेज नंबर 54 पे आपको दे रखा है, फोटो दे रखा है एक्सरे के, वो एक्सरे के फोटोज आप खींच के लेके जाओ और उसको बोलो कि मुझे पूरी रीढ़ की हड्डी का एक्सरे कराना है इस तरीके से, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। डायग्नोसिस जो है वो आपका डॉक्टर, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा, वही उस चीज़ को डायग्नोस कर पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेगा, और कोई डॉक्टर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट नहीं निकाल पाएगा। केवल और केवल फिजियोथेरेपिस्ट ही वो डॉक्टर है जो आपके अलाइनमेंट को डायग्नोसिस कर सकता है। मेडिसिन वाला डॉक्टर केवल मेडिसिन दे पाएगा, अलाइनमेंट ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे परफेक्ट डॉक्टर कौन होगा? फिजियोथेरेपिस्ट। आपको उसी के पास जाके प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है अगर आपको कोई समस्या है तो, और नहीं तो अपने पोस्चर को हमेशा करेक्ट रखो, सही बैठो, सही तरीके से उठो, सही तरीके से बैठो, सही तरीके से गाड़ी चलाओ, झुककर गाड़ी मत चलाओ, पढ़ाई करना हो सही तरीके से करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इस वाले वीडियो में देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3 से 4 बार आप इस वीडियो को देखें और समझें, बार बार रिवीजन करें। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपका वापस पुरानी जीवन शैली में चले जाओगे और बीमार रहोगे। रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे चैप्टर को किताब में डिटेल में समझाया गया है, पूरे इसको अच्छे से पढ़ें और अप्लाई करें। इसके बाद जो आने वाला चैप्टर होगा वो होगा हमारा माइंड डायमेंशन। हम ट्राइप एंड बैलेंस के तीसरे वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे और उसको समझेंगे कि माइंड डायमेंशन क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा और इसके लिए हम आगे पूरी डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? पोस्चर डायमेंशन के बारे में आपने क्या क्या बातें सीखी, क्या आपको नया लगा? अच्छा, आपने फूड डायमेंशन को भी सीखा, तो फूड डायमेंशन में आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो आपको नहीं मालूम थी और मालूम पड़ी, या कोई मिथ था और वो मिथ निकल गया? ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को लगती हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा हौसला उससे बढ़ता है, हमें लगता है कि आप लोग उसे पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो पिछले वाले वीडियोस आप लोगों ने देखे और बहुत सारे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने वॉइस मैसेज भेजे, किसी ने रिकॉर्डिंग मैसेजेस भेजे, किसी ने लिखकर मैसेज भेजा। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत से लोगों ने तो कॉल करके ही बात करी और बताया कि हाँ वो क्या गलतियां कर रहे थे और अब वो उनकी गलतियां नहीं दोहराएंगे। उसके बाद जब वो कॉल करते हैं तो और ज़्यादा डिस्कशन होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है मैं और ज़्यादा सॉल्यूशन उस पर निकाल के देता हूँ। पर उससे पहले आपको किताब पढ़ना है, वीडियोस देखना है, हमें बताना है कि वो वीडियोस आपको कैसे लगे और वीडियोस में आप क्या चाहते हैं। आपकी कोई समस्या है तो वो भी हमें लिखें। ये वीडियोस और ये लेक्चर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर और समझेंगे कि माइंड डायमेंशन क्या होता है। स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा को सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रह के दिखाइए। नमस्कार।